नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 29 अगस्त 2024 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले इमोशनल इंटेलिजेंस का एक कोड डिस्कस कर लेते हैं। कोड देखो ये है, सबसे बड़ी जो जीत है ना वो अपने आप को जीतना है, और वो इंसान जो खुद को जीत लेता है वो देखो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। ये बात देखो सिर्फ ब्रूस ली ने नहीं की, वो बात अलग है कि ब्रूस ली के नाम से ये कोट फेमस हो गया है। बहुत सारे लोगों ने सेम बात बोली, इवन भगवत गीता में भी ये संदेश आपको देखने को मिलेगा। सेल्फ कॉन्क्वेस्ट का मतलब देखो यहां पर ये है अपनी बुरी आदतों को जीतना, नेगेटिविटी और कमजोरियों पे विजय पाना। जैसे देखो कुछ लोग आपने देखा होगा बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, उनका अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं होता। या फिर कुछ लोग आपने देखा होगा बहुत ज्यादा आलस, मतलब मन के गुलाम हो जाते हैं। बहुत सारे यूपीएससी एस्पायरेंट्स भी मुझे ऐसे मिलते हैं कई बार कि पढ़ने का मन नहीं करता सर, पता है कि पढ़ना जरूरी है लेकिन पढ़ने का मन नहीं करता। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके मन में नेगेटिविटीज आती हैं, अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं होता, दोस्तों से बात कर रहे हैं तो बस बात करते जाते हैं। ऐसे लोग देखो कई बार ना मेंटली वीक हो जाते हैं। मेंटली टफ देखो आपको बनना है। मेंटली टफ कैसे बन सकते हैं? देखो एक बुरी बात बोलता हूं, मतलब कड़वी बात बोलता हूं। देखो ये तो जानवर में भी होता है, जानवर का ना अपने सेंसेस के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, लेकिन जानवर और इंसान में एक चीज का फर्क है, इंसान में ना कॉन्शियसनेस है, सोचने और समझने की शक्ति होती है इंसान में, क्या सही है क्या गलत है मेरे लिए। अगर सिर्फ हम अपनी सेंसेस के हिसाब से एक्ट करेंगे, जो हमको अच्छा लगेगा वो करेंगे, तो फिर देखो इंसान और जानवर में क्या डिफरेंस है। शुरुआत कैसे कर सकते हो आप सेल्फ कॉन्क्वेस्ट की, मतलब अपने आप को जीतने की? देखो आपको कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ना है, जैसे प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी ऐसे ही अपने आप से लड़ाई लड़नी है। छोटी छोटी चीजों पे आप जीतने की कोशिश कीजिए। जैसे सोशल मीडिया है, कई लोगों को सोशल मीडिया का एडिक्शन होता है, तो बिल्कुल डिटरमाइन हो जाइए कि मैं इस्तेमाल करूंगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए मैं करूंगा ही नहीं इस्तेमाल। और फिर देखो जब आप इस्तेमाल नहीं करोगे ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन सोशल मीडिया को, और जो आपको एहसास होगा विक्ट्री का, वो एहसास देखो बहुत अद्भुत होता है। डिस्कशन की बात करें, आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आज इंडियन एक्सप्रेस का वेदर फोरकास्टिंग से संबंधित। दूसरा आर्टिकल हम आज हिंदू का टीबी से संबंधित डिस्कस करेंगे, और तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आज रशिया और यूक्रेन के बीच में भारत पीस इस्टेब्लिश करवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या यह मुमकिन है? क्या रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस इस्टेब्लिश हो सकती है? तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हमारे देश में वेदर फोरकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो पहले तो कुछ समय पहले तक इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का काम सिर्फ मानसून बताने के बारे में हुआ करता था। या तो ये बता दिया कि इस बार मानसून कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, वीक रहेगा, या फिर देश के 4 बड़े शहरों में जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, यहां पर वेदर फोरकास्टिंग के बारे में बता दिया। अदरवाइज लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं थे वेदर फोरकास्टिंग में। बट अब देखो पिछले एक दशक से लोगों का ना वेदर फोरकास्टिंग में इंटरेस्ट बढ़ गया है। इवन आप हमें देख लीजिए, हम भी कभी ना कभी देख ही लेते हैं कि आज बारिश होगी या नहीं होगी। तो लोग ना अब जानने के इच्छुक होते हैं कि जहां पे वो जाना चाहते हैं वहां पे मौसम कैसा रहेगा, आस पड़ोस में मौसम कैसा रहेगा। तो इन सब चीजों में ना लोगों का इंटरेस्ट एकदम से बढ़ गया है। लेकिन क्वेश्चन उठता है ऐसा क्यों? क्योंकि देखो पिछले कुछ समय में ना इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो एक्यूरेसी है ना रिलेटिवली इंप्रूव हुई है। पहले तो लोगों को भरोसा नहीं होता था कि ये वेदर फोरकास्टिंग वाले सही वेदर बताएंगे नहीं बताएंगे, लेकिन अब चूंकि थोड़ा एक्यूरेसी इंप्रूव हुई है इसलिए लोगों का जो ट्रस्ट है वो बढ़ गया है। अब तो देखो जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना वो हर दिन ना सिर्फ रेनफॉल से संबंधित इंफॉर्मेशन बल्कि सभी तरह की वेदर इवेंट से संबंधित इंफॉर्मेशन पब्लिक में डालता है, और लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का रोल इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से ना एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स अब ज्यादा हो रही हैं।
पहले के अपेक्षाकृत। एकदम से बहुत बारिश आ जाती है, बादल का फटना, ये सब चीजें अब ज्यादा हो रही हैं। तो उस प्रकार से देखें तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो रोल है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसके बाद देखो राइटर ये बोलते हैं 2012 से ना इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना स्टार्ट किया। उस समय एक मिशन स्टार्ट हुआ था, मानसून मिशन 2012 में ये स्टार्ट हुआ था। इस मिशन का मकसद ये था कि लॉन्ग रेंज मानसून फोरकास्ट अच्छे से की जा सके, क्योंकि देखो मानसून पे आपको पता है हमारे देश की इकोनॉमी डिपेंड करती है। मानसून डिफाइन करता है कि फसलों की पैदावार कैसी होगी, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज मानसून पे डिपेंडेंट हैं। तो मानसून की एक्यूरेट फोरकास्टिंग बहुत ज़्यादा जरूरी थी, और इसे इंप्रूव करने के लिए मानसून मिशन 2012 लॉन्च किया गया था। उसके बाद और कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए वेदर फोरकास्टिंग इंप्रूव करने के लिए। जैसे देखो ऑब्जर्वेशन नेटवर्क मजबूत किया गया, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए गए, मतलब सुपर कंप्यूटर्स जो जल्दी जल्दी से कैलकुलेशन कर सकें, और बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स जैसे डोपलर रडार और बेटर कंप्यूटर सिमुलेशन मॉडल, ये सब यूज में लाए गए सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वेदर फोरकास्टिंग को इंप्रूव किया जा सके। सिंपल भाषा में बोलें तो वेदर फोरकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया गया 2012 के बाद, और इससे वेदर फोरकास्टिंग थोड़ा और इंप्रूव हुई। जैसे देखो 2013 अक्टूबर में ना एक साइक्लोन आया था, फाइलिन साइक्लोन। अब इस साइक्लोन के बारे में ना बिल्कुल एक्यूरेट फोरकास्ट किया गया था इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, जिस वजह से देखो काफी जान माल का नुकसान बचाया जा सका था। मतलब पहले से ही लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया था, इस वजह से नुकसान कम से कम हुआ। एक वो भी साइक्लोन था 1999 में आया था, सुपर साइक्लोन, उड़ीसा में आया था। सुपर साइक्लोन में बहुत लोगों की जान गई थी। तो साइक्लोन्स की बेटर फोरकास्टिंग से ना आईएमडी में लोगों का जो विश्वास है वो और भी ज्यादा बढ़ा। तो ये तो देखो हुई अच्छी अच्छी बातें, बट देखो अब राइटर ना थोड़ा कंसर्न बताते हैं। राइटर बताते हैं अभी तक के इंफ्रास्ट्रक्चर से ना जो लॉन्ग टर्म इवेंट है ना, लॉन्ग टर्म इवेंट जैसे साइक्लोन लगातार धीरे धीरे बन रहा होता है, मानसून एक बड़ी रेंज में फैला हुआ वेदर सिस्टम है। मतलब अगर टाइम के हिसाब से देखें या फिर ज्योग्राफी के हिसाब से देखें, वो वेदर इवेंट्स जो स्प्रेड होती हैं, जैसे मानसून लंबे समय तक चलता है, ऐसा नहीं ना एक दो दिन चलता है, उसी प्रकार से साइक्लोन का प्रभाव भी एक बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में देखने को मिलता है। तो ना ऐसे इवेंट्स को तो वेदर डिपार्टमेंट ठीक से फोरकास्ट कर पाता है, बट जो हाइपर लोकल इवेंट्स होती है ना, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, वेदर डिपार्टमेंट ये तो बता देता है कि दिल्ली में आज बारिश होने की संभावना है, लेकिन दिल्ली में किस एरिया में बारिश होगी किस में नहीं होगी वो वेदर डिपार्टमेंट अभी नहीं बता पाता। और हाइपर लोकल इवेंट्स में आपको एग्जांपल देता हूं, ये तो बता पाता है वेदर डिपार्टमेंट कि यूपी में फॉर एग्जांपल मानसून इस डेट को आएगा, लेकिन पूरे यूपी में कौन से शहर में आएगा, कौन से शहर में इस बार मानसून अच्छे से नहीं आएगा, ये नहीं बता पाता वेदर डिपार्टमेंट प्रिसाइजली। इवन बादल फटने की जो घटनाएं हैं, क्लाउड बर्स्ट वाली जो घटनाएं हैं, उनको अच्छे से प्रेडिक्ट नहीं कर पाता वेदर डिपार्टमेंट। जो ये सारी क्या है, ये हाइपर लोकल इवेंट्स हैं। वैसे देखो पिछले कुछ समय में ना क्लाइमेट चेंज ने वेदर पैटर्न को ना और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बना दिया है। इस वजह से वेदर फोरकास्टिंग थोड़ी डिफिकल्ट हो गई है। और एक और चीज, हम तो देखो इक्वेटर के आसपास वाले रीजन में हैं, तो इक्वेटर का आसपास वाला जो रीजन है ना, ये ट्रॉपिकल जोन जो है, यहां पे वेदर में वेरिएबिलिटी ज्यादा रहती है, तो वेदर को फोरकास्ट करना रिलेटिवली डिफिकल्ट होता है एज कंपेरिजन टू टेम्परेट जोन। प्री में मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए इन विच रीजन वेदर फोरकास्टिंग इज रिलेटिवली डिफिकल्ट, तो आपको ये पता होना चाहिए। कुल मिला के देखो वेदर फोरकास्टिंग में ना जितना स्पेसिफिक फोरकास्ट करना है उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट है, जितना अर्ली फोरकास्ट करना है उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट है, जितना प्रिसाइज फोरकास्ट करना है उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट है। इसलिए देखो जैसे मैंने आपको बताया 4 महीने के मानसून फोरकास्ट को प्रेडिक्ट करना थोड़ा आसान होता है, बट रीजनल लेवल पे, लोकल लेवल पे मानसून को प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट,
और मंथली लेवल पे मानसून को प्रेडिक्ट करना रिलेटिवली डिफिकल्ट और एक्यूरेसी भी कम होती है। थोड़ा और डेटा भी है देखो, लेकिन इतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है। एक ये पॉइंट आप एग्जांपल में दे सकते हो। देखो इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ना अभी 12 किलोमीटर इंटू 12 किलोमीटर एरिया वाले ग्रिड में ना वेदर इवेंट को फोरकास्ट करने की क्षमता रखता है, लेकिन 12 किलोमीटर इंटू 12 किलोमीटर ये एरिया ना बहुत बड़ा हो जाता है। ये ग्रिड जो है ना ऑलमोस्ट हमारी बड़ी बड़ी सिटीज को कवर कर लेता है। तो अब आईएमडी ये कोशिश कर रहा है कि हम 3 किलोमीटर इंटू 3 किलोमीटर वाले ग्रिड में एक्यूरेट वेदर फोरकास्ट कर सकें। इस पर अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है और फ्यूचर में फिर आईएमडी 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर वाले ग्रिड में एक्यूरेट वेदर फोरकास्टिंग की कोशिश करेगा। यह फ्यूचर में होगा। तो जब देखो आईएमडी इन हाइपर लोकल एरियाज में वेदर फोरकास्टिंग अच्छे से करना लगेगा ना, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा। लोग अपने प्लान्स बना सकते हैं अकॉर्डिंगली। डिजास्टर के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया जा सकता है, और इसके लिए ना आईएमडी को ओशन ऑब्जर्वेशन सिस्टम और हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट्स की जरूरत है। इवन देखो हमारे देश के ईस्टर्न पार्ट में और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में वहां पे डोपलर रडार्स की कवरेज अभी कम है। तो आईएमडी को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सैटेलाइट्स चाहिए ज्यादा एरियाज में जो अभी तक इग्नोर्ड हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट, वहां पे डोपलर रडार चाहिए। और ना आईएमडी को इंडिया स्पेसिफिक वेदर मॉडल डेवलप करने की जरूरत है इंडियन कंडीशंस के हिसाब से। अभी ग्लोबल मॉडल्स को फॉलो किया जाता है आईएमडी के द्वारा, लेकिन ग्लोबल मॉडल्स में ना काफी सारी लिमिटेशंस हैं, तो इंडियन कंडीशंस के हिसाब से मॉडल बनाने की जरूरत है। इवन क्लाइमेट चेंज का क्या इफेक्ट हो रहा है रीजनल लेवल पे, उसे स्टडी करने की जरूरत है, और इसके लिए चाहिए इंटेंस रिसर्च और डेवलपमेंट, मतलब जबरदस्त R&D चाहिए। तो ये सारे सजेशंस आप दे सकते हो। मैं समराइज आपको कर दूं, इंडियन कंडीशंस के हिसाब से मॉडल्स और ओशन को ऑब्जर्व करने संबंधित सिस्टम, हाई रेजोल्यूशन वाले अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट्स, नॉर्थ ईस्ट के एरियाज में और वो एरियाज जहां पे अभी तक इग्नोर्ड हैं वहां पे डोपलर रडार चाहिए। तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए आईएमडी को, ताकि और बेटर ढंग से वेदर फोरकास्टिंग की जा सके। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, टीबी के अगेंस्ट लड़ाई से संबंधित है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो टीबी की जो बीमारी है ट्यूबरकुलोसिस, ये हमारे देश में काफी जनरेशन से तंग करती आ रही है। इसका मेंशन आपको इतिहास और लिटरेचर के पन्नों में भी देखने को मिलेगा। दुनिया भर के देखो टीबी के 1/4 जो मामले हैं ना, वो देखो भारत में सामने आते हैं। और अगर हम टीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं हमारे देश में, तो ना सिर्फ हम भारत की मदद कर रहे होते हैं बल्कि पूरी दुनिया की भी मदद कर रहे होते हैं, क्योंकि 25% केसेस तो अकेले इंडिया में हैं। सरकार भी देखो टीबी को बहुत सीरियसली ले रही है। बहुत सारे लोग तो देखो ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि हमें टीबी हो चुका है और उनकी डेथ हो गई होती है। तो सरकार ना ऐसे केसेस को लेकर काफी सीरियस रहती है कि मिस्ड केसेस का पता लगाया जाए। तो अकेले 2023 में ना 25.1 लाख पेशेंट्स को डायग्नोज किया गया टीबी से। आप सोच रहे होंगे ये तो इतना बड़ा आंकड़ा है, लेकिन देखो अच्छी बात यह है कम से कम सरकार के एफर्ट से ना लोगों को पता लग रहा है कि टीबी है। एक बार पता लग जाए तो इलाज मुमकिन है, इलाज किया जा सकता है। मतलब अच्छी चीज ये है हम ज्यादा लोगों को ढूंढ पा रहे हैं जिनको टीबी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में राइटर देखो ये बोलते हैं, टीबी के इलाज में ना एक चुनौती है, एक टर्म है ड्रग रेसिस्टेंट टीबी। मतलब ऐसा टीबी जिस पर ना दवाइयों ने असर करना बंद कर दिया है। तो ना अभी ना जो ड्रग रेसिस्टेंट टीबी है ना, उसको ठीक करने के लिए जो रेजिमेंट है ना, मतलब समय है, वो बहुत ज़्यादा लगता है और बहुत ज़्यादा गोलियां लेनी पड़ती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर किसी पेशेंट को ड्रग रेसिस्टेंट टीबी हुआ है तो उसे ना डेली 13 से 14 गोलियां लेनी पड़ेंगी, 13 से 14 टेबलेट्स डेली, और ये चलता रहेगा 9 से 11 महीने तक। अब जिसको ज़्यादा समय तक गोलियां देनी है तो उसको देखो 18 से 24 महीनों के बीच में डेली 3 से 4 गोलियां, 4 से 5 गोलियां देनी पड़ेंगी।
अब देखो ये जो इतना लंबा अंतराल है और डेली इतनी इतनी टेबलेट्स खाना, ये देखो फिजिकली भी और साइकोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग है। इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी सामने आते हैं, कई बार पेशेंट्स को सुनने में प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अलावा देखो इतने लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलता है, बार बार क्लिनिक में जाना पड़ता है, और इसकी वजह से ना खतरा ये भी रहता है कि रोजगार छिन जाएगा, और इसकी वजह से लगातार टीबी से जूझने की वजह से ना बहुत सारी जो फैमिलीज हैं ना गरीबी रेखा से नीचे आ जाती हैं। तो इस वजह से देखो अब ना एक उम्मीद की किरण दिखाई दी है। 2022 में ना WHO ने एक छोटा रेजिमेन सजेस्ट किया है। ये देखो सेफ भी है और ज़्यादा इफेक्टिव भी है, जिसका नाम है BPAL/M। ये सभी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी पेशेंट्स के लिए है। अगर प्री में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले BPAL/M ये किसके ट्रीटमेंट के संदर्भ में यूज किया जाता है? टीबी। ये WHO ने रेकमेंड किया है, छोटा रेजिमेन है ड्रग रेसिस्टेंट टीबी पेशेंट्स के इलाज के लिए। जैसे देखो इसमें क्या है, डेली ना 3 से 4 गोलियां लेनी होती हैं, और ये कोर्स 6 महीने तक चलता है, बजाय 2 साल के या फिर बजाय 1 साल के सिर्फ 6 महीने तक कोर्स चलता है, और डेली 3 से 4 गोलियां लेनी होती हैं। साइड इफेक्ट भी इस रेजिमेन के कम से कम है BPAL/M। एक अच्छी बात यह है कि इस रेजिमेन में ना ट्रीटमेंट की सक्सेस रेट 89% है, और प्रीवियसली जो हमने डिस्कस किया था जो लॉन्गर रेजिमेंट्स हैं वहां पे ट्रीटमेंट की सक्सेस रेट 68% के आसपास है। काफी ज्यादा एफिशिएंट है। इस वजह से ना अभी 80 से ज्यादा देशों में BPAL/M ये रेजिमेन यूज हो रहा है, और वो 20 कंट्रीज जहां पे टीबी का बर्डन सबसे ज्यादा है, वो देश भी अब प्रयास कर रहे हैं इस रेजिमेन को जल्दी से जल्दी फॉलो करना स्टार्ट किया जा सके। देखो बहुमूल्य जानें बचाई जा सकेंगी इस नए रेजिमेन से, वो तो देखो है ही सही, लेकिन इसके साथ साथ पैसा भी काफी बचेगा। करंट ट्रीटमेंट पे जितनी कॉस्ट आती है ना, उसका 40 से लेकर 90% कॉस्ट बचाया जा सकेगा अगर सरकार नए रेजिमेन को प्रमोट करती है तो एनुअली 6180 करोड़ रुपीस को बचाया जा सकेगा। अब इतना पैसा देखो फिर यूज हो सकता है दूसरे डिजीज पे या फिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं और यूज हो सकता है। अब देखो अगला क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा ये पता लगा सकें कि टीबी लोगों को है। जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया ना, छूट जाते हैं बहुत सारे केसेस, पता ही नहीं लग पाता कि इनको टीबी है और उनकी डेथ भी हो जाती है। तो कैसे हम ये इंश्योर करें कि टीबी वाले केसेस छूटे ना? तो इसके लिए ना राइटर ये सजेस्ट करते हैं, हमें ना सबसे पहले GIS मैपिंग का यूज करना चाहिए। GIS मैपिंग मतलब मैप पर हमें उन जगहों को मार्क करना होगा जहां पे देखो टीबी केसेस आने की संभावना ना ज्यादा से ज्यादा है। जैसे देखो स्लम्स हैं, जेल्स हैं, या फिर वो लोग जो घर से दूर रहते हैं, ऐसे लोगों के एरियाज हैं, फॉर एग्जांपल जहां पे माइग्रेंट वर्कर्स ज्यादा रहते हैं। तो मैप में ना ऐसे एरियाज को मार्क किया जाए। तो यहां पे हमें एक्स्ट्रा ध्यान देने की आवश्यकता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, कई बार क्या होता है, टीबी के मरीज को ना खांसी या बुखार भी नहीं होता, मतलब आमतौर पे ना ये टीबी के सिम्टम्स हैं, कफ होना या फिर फीवर आना, लेकिन कई सारे पेशेंट्स को ये सिम्टम्स नहीं होते। तो हम क्या करें? एक्सरे। देखो नेशनल टीबी प्रिवलेंस सर्वे के अनुसार 42.6% जो केसेस है ना सिर्फ एक्सरे से पता चलते हैं। अब सोचो, अगर देखो हम पोर्टेबल एक्सरे मशीन्स ले जाएं दूर दराज के इलाकों में और वहां पे उन मशीन्स की सहायता से हम स्कैन करें, तो हमें ज्यादा टीबी के केसेस मिल सकते हैं, और एक बार केसेस मिल जाएं तो हम ज्यादा अच्छे से उनका इलाज कर सकते हैं। समझ गए? खास करके देखो जिनके लंग्स में टीबी होता है ना, उनका पता नहीं चलता आसानी से। और देखो जिन पोर्टेबल एक्सरे मशीन्स की हमने बात की ना, उनमें अगर AI ड्रिवन टूल्स होंगे ना, तो बल्कि और भी जल्दी से पता लग जाएगा कि इस पेशेंट को टीबी के लक्षण हैं, तुरंत इलाज स्टार्ट हो सकेगा। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, एक टेस्ट होता है रैपिड मोलिकुलर टेस्ट। देखो पहले क्या हुआ करता था, पहले ना डॉक्टर्स ना, जैसे जो टीबी पेशेंट हैं उनको बोला जाता था आप यहां पर थूक गिराइए। तो ना माइक्रोस्कोप से डॉक्टर्स थूक की जांच करते थे और ये पता लगाते थे कि टीबी है या नहीं है। ये माइक्रोस्कोपी मेथड्स इसे बोलते थे।
लेकिन अब तो ना बिल्कुल रैपिड मोलिकुलर टेस्ट आ गए हैं। जैसे गांव के लोग हैं, उनको शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं है, वो रैपिड मोलिकुलर टेस्ट से ना तुरंत की तुरंत उन्हें पता लग जाता है कि टीबी है या नहीं है, और है भी तो कौन सी दवाई असरदार साबित होगी। तो नॉर्मल टीबी पेशेंट्स में ना जल्द से जल्द टेस्ट किया जा सकता है रैपिड मोलिकुलर टेस्ट की सहायता से, और यह भी पता लग जाता है कौन सी दवाई काम करेगी। बट दिक्कत यह है कि लोग करवाते नहीं है टेस्ट, और क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें तो कुछ हो ही नहीं सकता है, मतलब टीबी सिम्टम्स आए नहीं, दूर दर तक उनके मन में आता ही नहीं है कि टीबी का टेस्ट करवाना जरूरी है। इसलिए सरकार खुद से ना प्रोएक्टिव रहे उन जगहों पर जहां पे हाई चांसेस हैं टीबी पेशेंट्स के सामने आने की। और लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज जिनकी हमने बात की, पोर्टेबल एक्सरे मशीन्स विद एआई ड्रिवन टूल्स, उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया टीबी के अगेंस्ट लड़ाई से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ये अनुमान लगा रहे हैं कि भारत यूक्रेन और रशिया वार में पीस इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। अभी देखो, प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन की विजिट से वापस आए, और वापस आने के बाद उन्होंने जहां एक तरफ यूएसए के प्रेसिडेंट से बात की, दूसरी तरफ रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से भी बात की। और अभी देखो, प्रधानमंत्री मोदी को अक्टूबर में यूएन की विजिट पे जाना है, मतलब यूएस की विजिट पे जाना है। वहां वो यूएन का समिट अटेंड करेंगे, वहां पर वो यूएस के राष्ट्रपति और यूरोपियन लीडर्स से मुलाकात करेंगे, और संभावना ये है वो ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति से एक बार फिर से मिलेंगे। और अक्टूबर में देखो, ब्रिक्स का समिट इस बार रशिया में होगा, तो प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से रशिया की यात्रा पर जाएंगे। तो इन सब संभावित हाई प्रोफाइल विजिट्स और फोन कॉल से ना विभिन्न एक्सपर्ट्स ये अनुमान लगा रहे हैं कि इंडिया पीस इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में। दोनों देशों के बीच में देखो युद्ध चल रहा है फरवरी 2022 के बाद से ही। बट जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है ना, वो कहते हैं देखो ये मुमकिन नहीं है, दोनों देशों के बीच में पीस इस्टेब्लिश करना उतना आसान नहीं है। जैसे देखो, जब से वार स्टार्ट हुआ है ना, सबसे पहली चीज इंडिया ने ना न्यूट्रल पोजीशन रखी है इस वार में। इवन प्रधानमंत्री मोदी ने तो ये भी कह दिया था कि हम पीस की साइड हैं, ना हम रशिया की साइड है ना यूक्रेन की साइड है, हम पीस की साइड है। और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी एक बार बोल दिया था, ये यूरोप का वार है, ये दुनिया का वार नहीं है। इवन कुछ दिनों पहले स्विट्जरलैंड में एक पीस समिट ऑर्गेनाइज हुआ था, स्विस पीस समिट। इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। देखो, वैसे इंडिया ना बायस्ड लगता है रशिया के अगेंस्ट, क्योंकि रशिया से हमेशा से हमारे रिश्ते अच्छे रहे हैं, रशिया हमारा मिलिट्री पार्टनर है। तो बहुत सारे देशों को लगता है कि इंडिया रशिया की तरफ बायस्ड है। तो इंडिया पीस इस्टेब्लिश करवाना चाहता है, तो सबसे पहले तो इंडिया को न्यूट्रल लगना होगा, ये राइटर की राय है। और फिर वो बोलते हैं, देखो एक तरफ जहां लोग बोलते हैं कि पीस इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है भारत, लेकिन देखो दूसरी तरफ आप देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी रशिया की यात्रा पर गए थे ना, तो उस दौरान रशिया ने जबरदस्त अटैक किया था यूक्रेन के ऊपर। और अब प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन की यात्रा पर गए, तो उस समय हमने देखा यूक्रेन ने ऑपरेशंस कैरी आउट किए रशिया के कुर्स्क ओब्लास्ट रीजन में। मतलब दोनों देशों को अभी भी लगता है कि अभी पीस का टाइम नहीं आया है, अभी भी मिलिट्री गेन अचीव किए जा सकते हैं, मतलब मिलिट्री की सहायता से कुछ ना कुछ हासिल किया जा सकता है। तभी तो देखो दोनों देश लगे हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा सक्सेस हासिल की जाए मिलिट्रिस्टिक तरीकों से, यानी ग्राउंड पे। पीस आमतौर पे देखो तब आती है जब दोनों देश थक गए होते हैं कि हाँ अब मुमकिन नहीं है मिलिट्री से कुछ हासिल करना, इसलिए अब पीस ही एक सोल्यूशन है। लेकिन दोनों देश तो कोशिश कर रहे हैं। अभी तक देखो, जब से वार स्टार्ट हुआ है ना 2022 से लेकर अभी तक, छोटे छोटे एस्पेक्ट्स में पीस अचीव की जा सकी है। मतलब छोटे छोटे इनिशिएटिव सिर्फ सफल साबित हुए हैं। जैसे ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव था, यूक्रेन ब्लैक सी के थ्रू अपना ग्रेन एक्सपोर्ट कर सके, उसके लिए यह समझौता था रशिया, यूक्रेन, टर्की और यूएन के बीच में। इसके अलावा एक पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है ज़ैपोरिज़िया, यूक्रेन में था लेकिन अब रशिया का इसके ऊपर कब्जा है। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट देखो यूरोप का ना सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। लेकिन देखो युद्ध की सिचुएशन में ना बहुत रिस्क है कि ना कहीं से कुछ न्यूक्लियर लीकेज ना हो जाए, जिसका खामियाजा देखो एक बहुत बड़े रीजन को भुगतना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी न्यूक्लियर डिजास्टर साबित हो सकती है अगर
ठीक ढंग से न्यूक्लियर पावर प्लांट को मैनेज ना किया जाए युद्ध की सिचुएशन में, तो हुआ क्या, रशिया ने बोल दिया कि हमारे कब्जे में है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट, और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो एक्सपर्ट्स हैं ना, उन्हें आने दिया गया कि आप यहाँ पर आके चेक कर लीजिए, सारे जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं उनको फॉलो किया जा रहा है, और परमानेंट बेस भी आप यहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकते हो, ताकि समय समय पे न्यूक्लियर पावर प्लांट में सेफ्टी नॉर्म्स की चेकिंग की जा सके। तो ये रशिया ने अलाउ कर दिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, एक और चीज़ देख लीजिए, रशिया और यूक्रेन ने ना प्रिजनर्स का एक्सचेंज किया। तो इन चीज़ों से, ये छोटी छोटी चीज़ों में पीस जरूर आई है। अदरवाइज देखो, ओवरऑल वार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और सबसे पहले तो इंडिया को अपने खुद के प्रिंसिपल्स आर्टिकुलेट करने होंगे अगर पीस इस्टेब्लिश करवानी है तो, क्योंकि रशिया और यूक्रेन दोनों का ना पीस के लिए जो प्रपोजल है ना अलग अलग है, और काफ़ी ज़्यादा गैप है दोनों के बीच में। जैसे रशिया ये बोलता है अगर पीस लानी है, युद्ध तभी रुकेगा जब यूक्रेन अपनी फोर्सेस को वापस ले जाता है उन एरिया से जहां पे अभी रशिया का कंट्रोल है। यूक्रेन ये बोलता है जब से युद्ध स्टार्ट हुआ है, रशिया ने जिन एरियाज पे कब्जा किया है उन एरियाज को छोड़ के रशिया वापस चला जाए, लेकिन दोनों मानने को तैयार नहीं है। इसलिए फिलहाल पीस आने की संभावना कम है। ये देखो, वैसे इंडिया ने ना आज़ादी के बाद इंडिया ने काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स में पीस लाने के लिए प्रयास किए थे। जैसे 1950s में ऑस्ट्रिया के कहने पे उस समय भारत ने सोवियत यूनियन से नेगोशिएट किया था। उस समय देखो, सोवियत यूनियन का डर यह था कि ऑस्ट्रिया से हम चले गए तो ऑस्ट्रिया कोल्ड वार में यूएसए का साथ देगा, बट ऑस्ट्रिया ने इंडिया को समझाया कि हम न्यूट्रल रहेंगे, क्या आप ये चीज़ समझा सकते हो यूएसएसआर को। तो नेहरू ने ये चीज़ यूएसएसआर के लीडर्स को समझाई थी कि भाई आप ऑस्ट्रिया के नॉर्थ ईस्ट एरिया को छोड़ के चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट जोन को, और बदले में कमिटमेंट है ऑस्ट्रिया की हम कोल्ड वार में यूएसए का साथ नहीं देंगे। तो वो टाइम देखो अलग था, वो इशू अलग था जब इंडिया ने पीस इनिशिएटिव्स लिए थे। बट यूक्रेन रशिया वार एक ऐसा वार है जहां पे दोनों एक टेबल पे एक इशू पे सहमत नहीं हो पा रहे हैं। मतलब समझ गए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया यूक्रेन रशिया वार से संबंधित। लास्ट में क्वेश्चन देख लीजिए आप। क्वेश्चन देखो, आपको एक अटेम्प्ट करना है वेदर फोरकास्टिंग से संबंधित। जो आर्टिकल हमने डिस्कस किया था ना, उसी से संबंधित क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है 250 वर्ड्स में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से हम एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना बेस्ट देते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।